गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर सेकंड, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हमने आपको अब तक पुष्प की संरचना के बाद फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन के बाद फिर आपको लघु बीजाणु या परागकण की संरचना के बारे में समझाया था। फिर परागकोश कैसे स्फुटित होता है, डेसेस ऑफ एंथर के बारे में समझाया था। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद का विकास कैसे होता है, यहाँ तक आपको समझाया जा चुका है। आज इसी कड़ी में आगे के पार्ट में हम पुष्प के मादा जननांग के बारे में समझेंगे और यह जानेंगे कि किस प्रकार से मेगास्पोर बनता है। मेगास्पोर किस प्रकार से बनता है, पीछे आप समझ चुके हैं कि माइक्रोस्पोर या परागकण कैसे बनता है। आज फीमेल पार्ट गायनोशियम के अंदर मेगास्पोर का विकास कैसे होता है, इसे समझना है। आप जानते हैं कि जायांग या गायनोशियम पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बनता है। अध्ययन की सुविधा के लिए अंडप अर्थात कार्पेल्स को 3 भागों, स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र, स्टाइल अर्थात वर्तिका और अंडाशय में बांटा जा सकता है। अंडप का वह भाग जो पराग कणों को प्राप्त करता है उसे वर्तिकाग्र और फूले हुए आधारी एवं खोखले भाग को अंडाशय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम में भी देख रहे हैं, ऊपर की तरफ स्टिग्मा के नीचे की तरफ स्टाइल अर्थात वर्तिकाग्र और वर्तिका तथा फूला हुआ भाग अंडाशय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। वृंत के समान संरचना वर्तिका के द्वारा वर्तिकाग्र एवं अंडाशय आपस में जुड़े होते हैं। जायांग को पुष्प का मादा जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। तमाम ऐसे पुष्प हैं जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं। एक से अधिक अंडकों से बने हुए जायांग को हम बहुअंडपी या पॉलीकार्पेलरी, जिसमें कई सारे अंडक होते हैं, उसे बहुअंडपी कहा जाता है। जब बहुअंडपी जायांग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब उसे हम युक्तांडपी या सिनकार्पस जायांग कहते हैं। लेकिन जायांग जब एक दूसरे से मुक्त रहते हैं तो उसे व्युक्तांडपी या एपोकार्पस जायांग के नाम से जाना जाता है। अंडाशय में कोष्ठों की संख्या जब 1 होती है तब उसे एक कोष्ठी या यूनिलाकुलर कहते हैं। लेकिन जब कोष्ठों की संख्या 2 होती है तो उसे द्विकोष्ठी या बाइलाकुलर, कोषों की संख्या 3 होने पर त्रिकोष्ठी या ट्राइलाकुलर, और जब कोष्ठों की संख्या और ज़्यादा होती है तो उसे बहुकोष्ठी या मल्टीलाकुलर कहा जाता है। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। अंडाशय में बीजांडसन यानी प्लेसेंटा पर होते हैं। अंडाशय में बीजांडसन की अभिविन्यास को हम बीजांडासन्यास या प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक बीजांड की एक गुर बीजांडधानी या मेगास्पोरेंजियम होती है। इस तरह से पुष्प का मादा भाग, जिसे हम गायनोशियम कहते हैं,
इस तरह से व्यवस्थित होता है। इस डायग्राम से, जिसमें वर्टिकल सेक्शन थ्रू कार्पेल दिखाया गया है, बड़ी आसानी से आप प्रत्येक भाग को समझ सकते हैं। इसके बाद फिर आता है बीजांड की संरचना कैसी होती है। बीजांड को हम गुर बीजांडधानी, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से यानी प्लेसेंटा से एक पतले ब्रंथ से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम फ्यूनिकल या बीजांड ब्रंथ कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहाँ यह बीजांड ब्रंथ से जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभिका के नाम से जानते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम न्यूसेलस या बीजांड काय कहते हैं। प्रत्येक बीजांड एक या दो आवरणों से ढका होता है। बाहर का आवरण, जिसे हम आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर का आवरण, जिसे इनर इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं। दोनों आवरण आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। बीजांड के अग्रभाग पर आवरण अपूर्ण रहता है, जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र या पोर बन जाता है। इस छोटे से छिद्र को हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं उसे हम चलाजा के नाम से जानते हैं। अर्थात बीजांड के एक इंड को हम चलाजल इंड और दूसरे इंड को हम माइक्रोपाइलर इंड कह सकते हैं। बीजांड काय के मध्य में एक थैली जैसी रचना दिखाई पड़ती है, उसे हम भ्रूण कोश के नाम से या इम्ब्रियोशैक के नाम से जानते हैं। भ्रूण कोश का विकास मेगास्पोर से होता है और भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर अर्थात चलाजा की ओर, चलाजल इंड की तरफ, जिन्हें हम एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, तथा भ्रूण कोश के मध्य में 2 स्वतंत्र ध्रुवी केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। 2 स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके मध्य की कोशिका को हम एग सेल या अंड कोशिका, और इसके अगल बगल की स्थित कोशिकाओं को हम सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से हम एग अपरेटस के नाम से जानते हैं। एक परिपक्व एम्ब्रियोशैक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ऊपर की तरफ 3 सेल्स दिखाई पड़ती हैं, एंटीपोडल्स कहलाती हैं। नीचे की तरफ सिनर्जिड्स और एग मौजूद है, जिसे रेड कलर से डिनोट किया गया है। एक मैच्योर एम्ब्रियोशैक में इस प्रकार से सेल्स की अरेंजमेंट होती है, जिसमें मध्य में पोलर न्यूक्लियाई हैं, जिनकी संख्या 2 है। इसके बारे में हम आपको लाइफ साइकिल के समय बताते समय समझा चुके हैं। अब आता है बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो बीजांड ब्रंथ यानी फ्यूनिकल, बीजांड द्वार अर्थात माइक्रोपाइल, और निभाग यानी चलाजा की स्थिति के आधार पर बीजांड को हम कई भागों में बांट सकते हैं। बीजांड के प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जामिनेशन में किसी भी एक बीजांड के बारे में पूछा जा सकता है। तो बीजांड के जो प्रकार हैं उनको हम फ्यूनिकल, चलाजा और माइक्रोपाइल की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। तो पहला है रिजु या आर्थोट्रापस। आर्थोट्रापस बीजांड क्या होता है, स्क्रीन पर आप देखते हैं। इस प्रकार का बीजांड सीधा होता है, अर्थात इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड ब्रंथ तीनों ध्यान से देखिएगा
एक ही सीधी उद्विग्न रेखा पर स्थित होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभाग तीनों एक ही सीधी रेखा पर स्थित हों, तब उसे हम ऐसे बीजांड को ऋतु या आर्थोट्रापस बीजांड कहते हैं, जो कि बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार का बीजांड काली मिर्च, पान और पॉलीगोनम आदि के पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा सभी अनावृत बीजी पौधों में भी ऐसा ही बीजांड दिखाई पड़ता है। दूसरा आता है प्रतीप या एनाट्रापस बीजांड। प्रतीप बीजांड में जब बीजांड व्रंत में अधिक वृद्धि के कारण उल्टा हो जाता है, इसमें बीजांड नीचे की ओर बीजांड व्रंत के पास होता है। इसमें केवल बीजांड द्वार एवं निभाग यानी चलैजा ही एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड व्रंत इंटेगुमेंट के साथ जुड़े रहते हैं, जिसे हम रैफी कहते हैं। इस प्रकार का बीजांड मटर, चना, सेम, अरंड, गुलमेहंदी आदि के पौधों में पाया जाता है। तीसरा आता है हेमीट्रोपस। डायग्राम आप ध्यान से देखते चलिए किस प्रकार की पोजीशन में है। हेमीट्रोपस, इसे हम हेमी एनाट्रोपस भी कह सकते हैं। जब बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल और निभाग यानी चलैजा एक सीधी क्षैतिज रेखा में पाए जाते हैं और बीजांड व्रंत बीजांड के मध्य में एक समकोण बनाता हुआ जुड़ा रहता है, तब इस बीजांड को हम हेमीट्रोपस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रेननकुलेसी कुल के पौधे में, रेननकुलेसी कुल का पौधा जैसे रेननकुलस में हेमीट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस जब बीजांड द्वार एवं निभाग अर्थात चलैजा दोनों एक सीधी रेखा स्थित न होने के कारण बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, अर्थात बीजांड द्वार एवं निभाग बीजांड व्रंत के समीप आ जाते हैं। इस बीजांड को वक्र या कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। जैसे चीनोपोडिएसी फैमिली और कैप्रिडेसी फैमिली के पौधों में ऐसा बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते, अतः बीजांड द्वार बीजांड व्रंत के समीप आ जाते हैं, और उदाहरण हमने आपको बता दिया। अगला है एम्फीट्रोपस। जब बीजांड कैम्पाइलोपेपस बीजांड की अपेक्षा अधिक मुड़ जाता है, इसमें भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक घोड़े की नाल के समान हार्स सू लाइक मुड़ा हुआ दिखाई देता है, तब ऐसे बीजांड को एम्फीट्रोपस कहते हैं। जैसे गुलाबांस, लेमना, पोस्ता आदि में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। इसको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका भ्रूण कोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला छठवां है सर्सिनोट्रोपस। जब बीजांड एक बार उल्टा होने के बाद पुनः घूमकर सीधा हो जाता है, अर्थात बीजांड व्रंत अधिक लंबा होकर बीजांड को घेर लेता है, ऐसे बीजांड को सर्सिनोट्रोपस बीजांड के नाम से जानते हैं। जैसे नागफनी और कैक्टेक्सी कुल के कुछ सदस्यों में सर्सिनोट्रोपस बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि बीजांडों को हम उनकी फ्यूनिकेल, चलैजा और माइक्रोपाइल की तुलनात्मक स्थिति के आधार पर 6 भागों में बांट सकते हैं। प्रत्येक को आपने समझ लिया और अब इनके डायग्राम को बना करके एग्जाम्पल सहित लिख लीजिएगा। अब आता है
मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुर बीजाणु जनन क्या होता है। जैसे आपने पीछे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, उसी तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस को पढ़ना है। जिस प्रकार से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप पराग कणों का विकास हुआ था, वैसे ही मेगा स्पोरोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप मेगा स्पोर का निर्माण होगा और यही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक कहलाता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस बीजांड तथा भ्रूण कोश के परिवर्धन की क्रिया को कहते हैं, जिसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय अर्थात न्यूसेलस की एक हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होती है और बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। इसे हम प्राथमिक प्रपसु कोशिका या प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। यह कोशिका पेरिक्लाइनल डिवीजन अर्थात एक परती विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाहरी भित्तीय कोशिका अर्थात पैराइटल सेल का निर्माण करती है तथा भीतरी बीजाणु जनन कोशिका, जिसे हम स्पोरोजिनस सेल कहते हैं, उसको बनाती है। भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती है या फिर बिना विभाजन के ही रहती है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरबीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। यह गुरबीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा विभाजित होकर 4 हैप्लॉइड, जब भी मियासिस होगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्टेंट होगा वो हैप्लॉइड ही होगा। तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर या गुरबीजाणु बना देता है। इन 4 गुरबीजाणुओं में से एक सबसे नीचे चलाजल इंड की तरफ रहता है, जो कि क्रियाशील होता है, फंक्शनल होता है। शेष तीनों गुरबीजाणु अक्रियाशील होते हैं और शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मीन्स मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस से बनने वाले 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं या क्रियाशील नहीं रहते। एक शेष बचता है, वो क्रियाशील होता है। उसी के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है। अब आपको समझना है मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। जो क्रियाशील मेगास्पोर बचता है वो हैप्लॉइड संरचना होती है और यह फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील गुरबीजाणु आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय न्यूसेलस के अधिकांश भाग को घेर लेता है। अब क्रियाशील गुरबीजाणु का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों अर्थात पोल्स की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों संतति केंद्रक पुनः सूत्री विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। इनमें से 4 केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर और 4 केंद्रक चलाजल की ओर चले जाते हैं। अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ता है। अर्थात जो 4 केंद्रक दोनों तरफ चले गए थे, उनमें से एक एक केंद्रक अब बीच में आ जाता है। अर्थात बीच में सेंट्रल में 2 केंद्रक हो जाते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आकर
एक दूसरे से मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। शुरू में भ्रूणकोश 8 केंद्रक वाला होता है, जिसमें से बीजांड द्वार की ओर से 3 केंद्रकों की बीच भित्ति निर्माण हो जाने से अंड उपकरण या एग अपरेटस बन जाता है। इस अंड उपकरण के मध्य में एक बड़ी एग सेल अथवा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट होती है और उसके दोनों ओर एक एक सहायक कोशिका सिनर्जिड्स या हेल्पिंग सेल होती है। सहायक कोशिका निषेचन के समय परागनली यानी पॉलन ट्यूब का पथ प्रदर्शन करती हैं। इसी प्रकार निभाग की ओर के 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल्स बनाती हैं। इस प्रकार से परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिका वाला और 8 केंद्रक वाला हो जाता है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको मेगास्पोरोजेंसिस के डायग्राम को दर्शाया गया है, जिसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है। जो भी आपने ऊपर समझा है उसको आप डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल और फिर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल से 2 सेल बनती हैं। ऊपर की तरफ प्राइमरी पैराइटल सेल और नीचे की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं। पैराइटल सेल्स के बाद स्पोरोजिनस सेल से आप देख रहे हैं कि 4 सेल बनती हैं, मियोसिस के बाद बनती हैं, इसलिए चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर होते हैं। अब चारों मेगा हैप्लॉइड स्पोर्स में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। एक मेगास्पोर क्रियाशील यानी फंक्शनल होता है। यही फंक्शनल मेगास्पोर 3 डीजनरेट हो गए। एक फंक्शनल मेगास्पोर विभाजन द्वारा 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बनाता है और उनमें से दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस सेंट्रल पे आ जाता है, जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स बन जाती हैं और सिनर्जिड्स के बीच में एक सेल एग सेल होती है जो फीमेल गैमीट के रूप में कार्य करती है। तो इन स्टेजेस से आप मेगास्पोरोजेंसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक को समझ सकते हैं। इसके बाद फिर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक मैच्योर को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस और ये दोनों इंड की तरफ चले जाते हैं। एक तरफ एंटीपोडल्स, एक तरफ सिनर्जिड्स और बीच में सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक मैच्योर या परिपक्व एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाता है। इस तरह से आज आपने ये समझा कि किस प्रकार से मेगास्पोरोजेंसिस होती है और मेगास्पोरोजेंसिस के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से मेगास्पोर का निर्माण होता है। यही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर एग सेल बन गया और उधर पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट थे। अब यहीं पर एग सेल से एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में जो उपस्थित हैं उनसे फ्यूज करेगा। इसके बारे में आपको हम लाइफ साइकिल में विधिवत पहले ही बता चुके हैं। तो आज का ये टॉपिक जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट था, ये आपने समझ लिया होगा। आप इसे अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे हम पढ़ाते हुए वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको हमारी सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी।
अब आगे का टॉपिक होगा पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, इसे समझाना होगा। इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।